अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बिलाखिर आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया है, जिसके तहत इमरान खान को बतौर वजीर आजम इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टी टाइकून को 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा पहुँचाने और बदले में अलकादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर 458 कनाल ज़मीन और करोड़ों रुपए लेने के जुर्म में 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है और उन पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। साथ ही इमरान खान की अहलिया और शरीक मुल्जिमा बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। सिर्फ यही नहीं, एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के प्रोजेक्ट अलकादिर यूनिवर्सिटी को वफाकी हुकूमत की तहवील में दे दिया है। आज अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुनाया, तो इसके बाद अडियाला जेल के कमरा अदालत से ही बुशरा बीबी को तहवील में ले लिया गया। आज इमरान खान को इस केस में 14 साल की सज़ा होने के बाद उनके एक्स हैंडल से उनका पैगाम पोस्ट किया गया, जिसमें इमरान खान ने कहा है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, मैं इस आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा और इस आमरीत के खिलाफ जिद्दोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल की काल कोठड़ी में रहना पड़ा मैं रहूंगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि आज अलकादिर ट्रस्ट के काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख मजीद तबाह कर दी है। जो जज आमरीत को सपोर्ट करता है और इशारों पर चलता है उसे नवाज दिया जाता है। जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजे गए उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसले देना है। इमरान खान ने मजीद कहा कि यह केस तो दरअसल नवाज शरीफ और उसके बेटे के खिलाफ होना चाहिए था, जिन्होंने बरतानिया में अपनी 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी टाइकून को 18 अरब में बेची। सवाल तो ये होना चाहिए कि उनके पास 9 अरब रुपए कहां से आए। अलकादिर यूनिवर्सिटी से मुझे या बुशरा बीबी को 1 टके का भी फ़ायदा नहीं हुआ और हुकूमत को 1 टके का भी नुकसान नहीं हुआ। ये इमरान खान का मौक़िफ़ है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 148 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आज इमरान खान इस मामले से फासला इख्तियार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ़ी से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की कार्रवाई और फिर प्रॉपर्टी टाइकून के साथ प्राइवेट सेटलमेंट करार दे रही है और हसन नवाज की तरफ से वन हाइट पार्क की प्रॉपर्टी की टाइकून को फ़रोख्त को असल जुर्म और रिश्वत करार देते हुए इमरान खान इस पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। मगर आज अदालती फैसले में दिलचस्प हक़ाइक़ बयान किए गए हैं जो ये बताते हैं कि बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने प्रॉपर्टी टाइकून के खिलाफ तहकीकात शुरू ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कहने पर की थी और तहरीक इंसाफ ने उन तहकीकात का मुतालबा हसन नवाज को पकड़वाने के लिए वन हाइट पार्क की प्रॉपर्टी टाइकून के ख़ानदान को फ़रोख्त के हवाले से किया था। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना के फैसले के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत आने और फिर शहजाद अकबर की सरबराही में एसेट रिकवरी यूनिट के क़याम के फ़ौरन बाद 19 नवंबर 2018 को एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के इस्लामाबाद में मौजूद कंट्री मैनेजर को एक खत लिखा गया, जिसका उन्वान था मनी लॉन्ड्रिंग एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स फॉर परचेज ऑफ प्राइम प्रॉपर्टी इन लंदन नोन एज वन हाइट पार्क फॉर 42.5 मिलियन पाउंड्स। और उस खत में कहा गया था कि प्रॉपर्टी टाइकून, उनके बेटे और उनकी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ पाकिस्तान में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ज़मीनों पर कब्जे और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की इंक्वायरी चल रही हैं। मुतादिद इदारे उनके खिलाफ मुतादिद इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, जिसमें नैब, FIA और पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट शामिल हैं। फिर इसके 2 हफ्ते बाद शहजाद अकबर के एसेट रिकवरी यूनिट ने इसी उन्वान से वन हाइट पार्क की खरीदारी में इंक्वायरी के लिए नेशनल क्राइम एजेंसी को एक और खत लिखा और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टाइकून, उनके बेटे और उनकी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का बताया। और फिर इस खत के 18 दिन बाद 14 दिसंबर 2018 को नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया में प्रॉपर्टी टाइकून और उनके अहले खाना के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करना शुरू कर दिए, जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 के तहत किए गए। मगर इसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक यू टर्न आता है। प्रॉपर्टी टाइकून पाकिस्तान में एक अहम काम करते हैं। वो अप्रैल 2019 में जहलम में सुहावा के मकाम पर 458 कनाल ज़मीन खरीद कर इमरान खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी के नाम पर मुंतकिल कर देते हैं और फिर अप्रैल 2019 में शहजाद अकबर का एसेट रिकवरी यूनिट बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को एक और ख़त लिखता है और अपने माजी के खतूत पर अचानक यू टर्न ले लेता है। अदालती फैसले के मुताबिक 18 अप्रैल 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट ने नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिखा, जिसका उन्वान वही था जो माजी में था, यानी मनी लॉन्ड्रिंग एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स फॉर परचेज ऑफ प्राइम प्रॉपर्टी इन लंदन नोन एज वन हाइट पार्क 42.5 मिलियन पाउंड। मगर हैरानकुन तौर पर इस खत में नेशनल क्राइम एजेंसी को यह बताया गया कि प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे ने लंदन में खरीदी गई वन हाइट पार्क प्रॉपर्टी को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक डिक्लेयर किया है और इसके लिए 29 जून 2018 को ही पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक $13,70,000 टैक्स भी अदा कर दिया था। इसके अलावा
प्रॉपर्टी टाइकून की हाउसिंग सोसाइटी के भी सूबाई हुकूमतों के साथ मामला तय पा गए हैं और इसे 21 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए कबूल कर लिया है और जो माजी में नैब उनके खिलाफ तहकीकात कर रहा था उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। उस खत में यह भी बताया गया कि पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक वन हाइड पार्क की खरीदारी की पाकिस्तान में तहकीकात हो ही नहीं सकती और इस तरह मुल्जिम शहजाद अकबर ने बज़ाहिर नेशनल क्राइम एजेंसी को यह पैगाम पहुंचाया। हालांकि प्रॉपर्टी टाइकून और उनके खानदान के खिलाफ उस वक्त भी मुतादिद केसेस चल रहे थे, जिनमें नैब का वो केस भी था जो जाली अकाउंट केस में सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई GIT के नतीजे में चल रहा था, मगर खत में जानबूझकर उन केसेस का जिक्र ही नहीं किया गया ताकि प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा पहुंचाया जाए। ये सब इमरान खान ने अपनी हुकूमत में किया। खुद NCA को कहा कि वन हाइड पार्क की फरोख्त पर कोई तहकीकात नहीं बनती और आज फिर हसन नवाज के वन हाइड पार्क की प्रॉपर्टी टाइकून को फरोख्त पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। फैसले के मुताबिक 2 दिसंबर 2019 को मुल्जिम शहजाद अकबर ने नोट फॉर द प्राइम मिनिस्टर के नाम से एक नोट तैयार किया जिसका मौजू अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर एंड रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स टू पाकिस्तान था और ये बात प्रोसिक्यूशन के गवाह नंबर 3 कैबिनेट डिवीजन के सेक्रेटरी जमील अहमद के बयान में नजर आती है। मज़कूरा नोट के पैराग्राफ 3 और 10 में मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने वाज़ेह किया कि हाउसिंग सोसाइटी ने NCA के साथ 139.7 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल करने का मुआहदा किया था जो कि हाउसिंग सोसाइटी की लायबिलिटी के लिए मुख्तस था, मगर दर हकीकत शहजाद अकबर ने बेईमानी करते हुए ऐसा जाहिर किया कि जैसे ये रकम हुकूमती खजाने यानी रियासती पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल की जा रही है। साथ ही साथ इसी बहाने को जवाब बनाकर मज़कूरा रकम पर तमाम टैक्सों की छूट भी हासिल कर ली गई जिससे हुकूमती खजाने को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा ताकि हाउसिंग सोसाइटी के साथ गठजोड़ के नतीजे में उसे गैर कानूनी और नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इस रकम की पाकिस्तान मुंतकली के हवाले से मुतल्लिका इदारों से भी मुशावरत नहीं की गई। फैसले के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के अफसर अली शाहिद ने बतौर गवाह वाज़ेह तौर पर कहा कि वज़ारत ख़ारजा से मुशावरत नहीं की गई। वज़ारत कानून और वज़ारत इंसाफ के अफसर ने भी बतौर गवाह बताया कि वज़ारत कानून और इंसाफ से कोई राय नहीं मांगी गई थी। यहाँ तक कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वज़ारत ख़जाना के अफसरान ने बतौर गवाह बताया कि उनसे भी इस मामले पर कोई मुशावरत नहीं की गई थी। सिर्फ यही नहीं, वज़ारत ख़ारजा के गवाह के मुताबिक बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन तक से भी इस मामले पर कोई मुशावरत नहीं की गई थी। इसके बाद 3 दिसंबर 2019 को काबीना की इन कैमरा मीटिंग में नोट में बयान किए गए मौजू के साथ ये मामला एडिशनल आइटम के तौर पर पेश कर दिया गया जिसमें काबीना ने नोट फॉर द प्राइम मिनिस्टर के पैराग्राफ नंबर 10 की मंजूरी दे दी। साथ ही काबीना के फैसले की रोशनी में कैबिनेट सेक्रेटरी को हिदायत की गई कि नोट को सील कर दिया जाए। इस कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स की कॉपी दस्तयाब है। यहाँ ये बताना लाजमी है कि वज़ारत ख़ारजा के फराहम करदा रिकॉर्ड के मुताबिक काबीना की इस मीटिंग से पहले ही 6 नवंबर 2019 को मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ राजदारी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए थे। मुल्जिम बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने बतौर गवाह इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे और हैरानकुन बात यह है कि राजदारी के मुआहदे में जो अकाउंट नंबर फराहम किया गया वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हाउसिंग सोसाइटी के जुर्माने की अदायगी के लिए मुख्तस किया गया था। यानी दर हकीकत ये रियासत पाकिस्तान का अकाउंट ही नहीं था। लिहाजा नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से प्रॉपर्टी टाइकून के बरतानिया में मुंजमद किए गए पैसे उस अकाउंट में 3 दिसंबर 2019 की काबीना मीटिंग से पहले ही आ गए थे। इस हवाले से प्रोसिक्यूशन ने शवाहिद और गवाहों के जरिए अपने मौक़िफ़ को साबित किया है। अदालती फैसले में मजीद लिखा है कि 26 दिसंबर 2019 की ट्रस्ट डीड के जरिए बाबर एवान ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट रजिस्टर कराया। मुल्जिम इमरान खान ट्रस्ट के चेयरमैन और ट्रस्टी बन गए। साथ ही 3 और ट्रस्टीज भी बनाए गए जिनमें बाबर एवान, बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी शामिल थे। अहम बात यह है कि ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी टाइकून को गैर कानूनी फ़ायदा पहुँचाने की टाइमिंग साथ साथ चल रही थी। रिकॉर्ड के मुताबिक 15 जनवरी 2022 को 2 मजीद ट्रस्टीज को शामिल किया गया जो आरिफ नज़ीर भट्ट और मुल्जिमा फरहत शहजादी थे और ये रिकॉर्ड से साबित हुआ है कि अल-कादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी बनने से कुछ ही अर्सा पहले हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से फरहत शहजादी के नाम पर इस्लामाबाद के मोड़ा नूर में 240 केनाल ज़मीन मुंतकिल कर दी गई थी। इस हवाले से फरहत शहजादी और हाउसिंग सोसाइटी से 53 करोड़ रुपए की अदायगी का सबूत मांगा गया लेकिन अदालत को यह सबूत फराहमी नहीं किया गया और साफ जाहिर है कि यह ज़मीन बग़ैर किसी रकम की अदायगी के फरहत शहजादी को इसलिए मुंतकिल कर दी गई थी ताकि वो इसे इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से अपने पास रखें। फरागोगी मुल्जिमान की फ्रंट पर्सन के तौर पर 53 करोड़ रुपए में इतनी बड़ी ज़मीन की खरीदारी की मनी ट्रेल और ज़राए का सबूत
नहीं पेश कर सकी। फराह गोगी का मुल्जिमान इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ ताल्लुक एक खुला राज है, जो इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ अलकादरी ट्रस्ट की ट्रस्टी भी थी। ताहम बुकलाए सफाई का दावा है कि मज़कूरा ज़मीन के बदले में अदायगी की गई थी, जो पटवारी के एक बयान से वाज़ेह है, मगर इस दिफा पर बहुत कम ही यकीन किया जा सकता है। मगर पटवारी का बयान इससे बरक्स है, क्योंकि पटवारी म्यूटेशन का गवाह था, ना कि ट्रांजेक्शन का। इसके साथ साथ फराह गोगी के पास मज़कूरा ज़मीन के लिए अदायगी करने के ज़राए ही नहीं थे और वो मनी ट्रेल भी पेश नहीं कर सकी। इस हवाले से 2019 से लेकर 2023 तक फराह गोगी के टैक्स रिकॉर्ड्स में ही काफ़ी शवाहिद हैं। फैसले के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड से इंकिशाफ होता है कि 458 केनाल ज़मीन 19 अप्रैल 2019 और 30 अप्रैल 2019 को जुल्फी बुखारी के जरिए अलकादरी ट्रस्ट के नाम पर मुंतकिल की गई थी, जिसे बाद में 22 जनवरी 2021 को अटॉर्नी तालिब हुसैन के जरिए जुल्फी बुखारी से अलकादरी ट्रस्ट को मुंतकिल कर दिया गया। मुंतकली की दस्तावेज़ में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि उस वक्त ट्रस्ट तश्कील के मराहिल में था। इस ज़मीन के अलावा प्रॉपर्टी टाइकून ने 28 करोड़ रुपए से जायद की रकम भी अलकादरी ट्रस्ट के अकाउंट्स में मुंतकिल की। साथ ही प्रॉपर्टी टाइकून ने अलकादरी यूनिवर्सिटी को फाइनेंस किया, उसे तामीर करवाया, जिसकी मालियत अलकादरी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने एक प्राइवेट इवेल्युएटर के जरिए 28 करोड़ रुपए से जायद लगवाई थी। इसके अलावा प्रॉपर्टी टाइकून ने यूनिवर्सिटी के फर्नीचर, कंप्यूटर्स और दीगर अशिया भी फराहम की। मुल्जिमा बुशरा बीबी ने 24 मार्च 2021 को अलकादरी यूनिवर्सिटी और हाउसिंग सोसाइटी के दरमियान एक्नॉलेजमेंट ऑफ डोनेशन के मुआहदे के जरिए मज़कूरा ज़मीन को कबूल किया। फैसले के मुताबिक यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत नैब हेडक्वार्टर्स ने वजारत खारजा के जरिए बरतानवी अथॉरिटीज़ को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की दरख्वास्त भेजी थी, जिसमें इस मामले पर 5 दस्तावेज़ात फराहम करने की दरख्वास्त की गई थी, जो अभी तक नहीं फराहम की गई हैं, जिसमें प्रॉपर्टी टाइकून की फैमिली के अकाउंट्स और हसन नवाज से खरीदी गई 1 हाइट पार्क प्रॉपर्टी के फ्रीजिंग ऑर्डर्स की तस्दीक शुदा कॉपियां और अदालत से हासिल किए गए ऑर्डर्स, नेशनल क्राइम एजेंसी की पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ताकारी की मुकम्मल तफसीलात, प्रॉपर्टी टाइकून और उनकी फैमिली के साथ NCA का सेटलमेंट एग्रीमेंट और उन बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जिनके जरिए मज़कूरा रकम पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल की गई। फैसले के मुताबिक मुल्जिम शहजाद अकबर और बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने NCA के साथ कई मीटिंग्स की थी और वो इस बात से वाकिफ़ थे कि NCA ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 के तहत प्रॉपर्टी टाइकून की फैमिली के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के ऑर्डर्स हासिल किए हैं। इस हवाले से एसेट रिकवरी यूनिट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये लिखा हुआ है कि अगर एसेट रिकवरी यूनिट को बैरून मुल्क किसी पाकिस्तानी के बारे में ऐसी मालूमात मिलती हैं तो इस मामले और मुतल्लिका शवाहिद को नैब या FIA वगैरह को रेफर कर सकता है, ताकि कानून के मुताबिक ज़रूरी और फौरी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। मगर अपने ही TORs की खिलाफ वर्जी करते हुए ना इस मामले को नैब को भेजा गया और ना ही FIA को भेजा गया, बल्कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने बगैर किसी कानूनी इख्तियार के NCA के साथ इस मामले पर राब्ताकारी जारी रखी, ताकि बगैर किसी इख्तियार के उस रकम की किस्मत का फैसला किया जा सके जो रियासत पाकिस्तान को मिलनी थी। ये भी हैरान कुन है कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने रियासत के खर्चे पर इस मामले के हवाले से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के मुतवातिर दौरे किए, मगर अफसोसनाक तौर पर रियासत पाकिस्तान के ही मफाद के खिलाफ काम किया, ताकि रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हुए प्रॉपर्टी टाइकून और उसकी फैमिली को नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाया जा सके। सिर्फ यही नहीं, मुल्जिम शहजाद अकबर वजारत कानून और इंसाफ से अप्रूवल लेने की तकाज़ों पर अमल दरामद से बचने में कामयाब हो गए, जिससे वाज़ेह होता है कि वो अपने गलत कामों को छुपाना चाहते थे। फैसले के मुताबिक एसेट रिकवरी यूनिट अपने चेयरमैन के जरिए हर 14 दिन में या वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के मुताबिक वज़ीर आज़म को अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से रिपोर्ट देने का पाबंद था। इसलिए मज़कूरा हालात से वाज़ेह होता है कि मुल्जिम शहजाद अकबर बराह रास्त मुल्जिम इमरान खान को रिपोर्ट कर रहे थे और दोनों इस मामले में हैंड इन ग्लव्स थे। मजीद ये कि NCA में ज़ेर समात केसेस और रिकवरीज के हवाले से मुल्जिम शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने बरतानिया के कई दौरे किए, मगर दोनों मुल्जिमान ने बदनीयती और जुर्म के इरादे से NCA में जारी प्रॉपर्टी टाइकून के केस की तफसीलात से एसेट रिकवरी यूनिट के दीगर मेंबरान तक को भी अंधेरे में रखा। यहाँ पर इस बात की निशानदही करना भी ज़रूरी है कि नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ एसेट रिकवरी यूनिट की राब्ताकारी का सारा रिकॉर्ड मुल्जिम शहजाद अकबर और मुल्जिम ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम की फिजिकल कस्टडी में था और यही रिकॉर्ड एसेट रिकवरी यूनिट के दफ्तर से गायब है। इसलिए इस फैक्ट से यह जाहिर होता है कि यह अहम रिकॉर्ड जो हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत था, उसे मुल्जिमान के जराइम को धोने के लिए गायब कर दिया गया। साथ ही ये लीगल प्रोसेस में रुकावट डालने के मुतरादिफ भी है। काबीना डिवीजन की जानिब से एसेट रिकवरी यूनिट के मिसिंग रिकॉर्ड के हवाले से एक इंक्वायरी करवाई गई थी, जिसमें इसकी जिम्मेदारी मुल्जिमान शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम पर डाली गई है। फैसले के मुताबिक
मुताबिक एनसीए को शहजाद अकबर की तरफ से लिखे गए खत के मतन से वाज़ेह होता है कि प्रॉपर्टी टाइकून और उनकी फैमिली के खिलाफ पाकिस्तान में कोई क्रिमिनल तहकीकात ना होने का मकसद ये था कि बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से प्रॉपर्टी टाइकून और उनके खानदान के खिलाफ तहकीकाती कार्रवाई को डिफ्यूज किया जा सके। और यह खत इस टाइम के साथ भी हम आहंग है कि जिस वक्त हाउसिंग सोसाइटी ने अल कादरी ट्रस्ट के लिए जमीन खरीद कर जुल्फी बुखारी के नाम पर मुंतकिल की थी। इसके अलावा मुल्जिम इमरान खान, शहजाद अकबर और प्रॉपर्टी टाइकून का गठजोड़ जो उस वक्त बनी गाला में वजीर आजम हाउस के विजिटर के रिकॉर्ड से भी वाज़ेह होता है, जिसके मुताबिक मुल्जिम शहजाद अकबर और प्रॉपर्टी टाइकून ने 11 जुलाई 2019 को बनी गाला में इमरान खान के दोनों घर गए ताकि अपने मुश्तरका मफादात के हवाले से अंडर हैंड डीलिंग यानी खुफिया तौर पर मामला तय कर सकें। इस हवाले से बनी गाला की एंट्री रजिस्ट्री की कॉपी सबूत के तौर पर दस्तियाब है। इसके बाद फैसले में एक दफ़ा फिर शहजाद अकबर की तरफ से बदनीयती से एनसीए से आने वाले पैसों को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डालने पर मजीद तफसीलात बयान की गई हैं और फिर लिखा है कि ये मैनिपुलेशन सिर्फ इसलिए की गई ताकि रियासत पाकिस्तान के लिए मुख्तस किए गए पैसों को डाइवर्ट करके प्रॉपर्टी टाइकून को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। हालांकि खुद मुल्जिम शहजाद अकबर ने जो नोट फॉर द प्राइम मिनिस्टर तैयार किया था उसके पैराग्राफ नंबर 10 में खुद ही कहा था कि जैसे कि ये रकम पाकिस्तान के ख़जाने में मुंतकिल की जा रही है तो इसलिए FBI इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 111(4) के तनाजुर में इसे देखे, यानी इस पर टैक्स ना लगाए। लिहाजा ये फैक्ट हर तरह से ये साबित करता है कि ये फंड्स रियासती ख़जाने को मुंतकिल किए जाने थे, मगर कानून और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टी टाइकून के फ़ायदे के लिए डाइवर्ट कर दिए गए। फैसले में मजीद लिखा है कि एनसीए की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज़ के अलावा शेड्यूल के साथ दस्तखत शुदा राजदारी के मुआहदे की कॉपी और प्रेस रिलीज़ प्रोसिक्यूशन के गवाह यानी ARU के डिप्टी सेक्रेटरी मोहसिन अमना के बयान में शामिल है, जिसमें एसेट रिकवरी यूनिट वाज़े तौर पर कहता है कि ये असासे रियासत पाकिस्तान को वापस कर दिए जाएंगे। यहाँ तक कि एसेट रिकवरी यूनिट ने 3 दिसंबर 2019 को अपनी प्रेस रिलीज में यह भी लिखा कि एनसीए रकम की फौरी तौर पर पाकिस्तान मुंतकली के लिए राजी हुआ है। फैसले के मुताबिक मुल्जिम इमरान खान और इश्तिहारी मुल्जिम शहजाद अकबर की मामलात से खुफिया तौर पर निमटना वज़ीर आज़म के साबिक सेक्रेटरी आज़म खान के बयान से भी साबित होता है। इमरान खान और शहजाद अकबर ने रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के रूल्स 18 और 20 की खुली खिलाफ वर्जी की, जो काबीना इजलास में केसेस को शामिल करने से मुताल्लिक है। इसके अलावा काबीना के कुछ अरकान बतौर गवाह पेश हुए। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मिर्जा शहजाद अकबर ने एक सील्ड लिफाफा पेश किया और काबीना अरकान पर दबाव डाला कि वो इसकी मंजूरी दें क्योंकि यह खुफिया मामला है। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि बरतानिया से रियासत पाकिस्तान को पैसे मुंतकिल हुए हैं, राजदारी नेशनल क्राइम एजेंसी की शर्त है। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि मुल्जिम ने ऐसी कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं दिखाई कि पाकिस्तान की तरफ से डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नेशनल क्राइम एजेंसी की ज़रूरत है। गवाह जुबैदा जलाल ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने इसरार किया कि इस मामले में रियासत का पैसा शामिल है, इसलिए इस पर बाकायदा बहस ज़रूरी है। मगर मुल्जिम इमरान खान जो वज़ीर आज़म की हैसियत से काबीना इजलास की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने बगैर बहस और मुशावरत के मंजूरी पर इसरार किया, इसलिए बगैर मजीद तफसीलात जाने एजेंडे की मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा गवाह परवेज़ खटक ने भी अपने बयान में यही बात कही और बताया कि इश्तिहारी मुल्जिम शहजाद अकबर ने गैर कानूनी तौर पर बगैर किसी इख्तियार के इमरान खान की मर्जी से काबीना से मंजूरी से पहले ही डीड पर 6 नवंबर 2019 को दस्तखत कर दिए थे। मुल्जिम ज़ियाउल मुस्तफ़ा ने भी अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए और रियासत के मफादात को नज़रअंदाज करते हुए डीड पर बतौर गवाह दस्तखत किए। फैसले के मुताबिक मुल्जिम इमरान खान की तरफ से शहजाद अकबर से पर्सनल मीटिंग के बाद मामले को काबीना में शामिल करने के अपने सवाबदीदी इख्तियार को इस्तेमाल करना, ये जानते हुए कि डीड पर दस्तखत हो चुके हैं और वो जमा कराई जा चुकी है, ये साबित करता है कि दोनों मुल्जिमान जल्दबाजी में अपना जुर्म छुपाना चाहते थे। हैरानकुन तौर पर डीड में जो अकाउंट नंबर लिखा हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का अकाउंट था जो हाउसिंग सोसाइटी की लायबिलिटी की अदायगी के लिए था। ये बात साबित शुदा है कि मुल्जिम शहजाद अकबर ने शरीक मुल्जिम इमरान खान के इल्म और रजामंदी के साथ जानबूझकर बदनीयती के साथ रियासत पाकिस्तान का अकाउंट नंबर देने के बजाय रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नंबर दे दिया ताकि नेशनल क्राइम एजेंसी को गुमराह किया जा सके। इससे कौमी खजाने को 171 मिलियन पाउंड का नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जो बैंक अकाउंट डीड में बताया गया वो रियासत पाकिस्तान का अकाउंट नहीं था। फैसले के मुताबिक 9 जून 2022 को होने वाली काबीना मीटिंग के इजलास में 3 दिसंबर 2019 के सील्ड नोट को डी सील करने की सिफारिश की गई, जिसके बाद 14 जून के इजलास में काबीना ने नोट के मवाद को डीसील करने की मंजूरी दी, जिसे अदालत में बतौर शवाहिद पेश किया गया। फैसले के मुताबिक
काफ़ी सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जिनसे ये इशारा मिलता है कि मुल्जिम इमरान खान ने इश्तिहारी मुल्जिम शहजाद अकबर और दीगर शरीक मुल्जिमान की मिली भगत से अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए शरीक मुल्जिम प्रॉपर्टी टाइकून को फ़ायदा पहुँचाने की खातिर रियासत पाकिस्तान को मिलने वाले फंड्स को सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटी की लायबिलिटी अकाउंट में जमा करवा दिया। फैसले में मजीद कहा गया है कि मुल्जिम इमरान खान को इस बात का इल्म था कि 3 दिसंबर 2019 के काबीना इजलास में पेश की गई खुफिया दस्तावेज 6 नवंबर 2019 को पहले ही इश्तिहारी मुल्जिम शहजाद अकबर ने दस्तखत करके NCA को जमा करवा दी थी और फिर जब काबीना इजलास में शुरा ने इस इजाफी एजेंडे के आइटम नंबर 2 पर बहस शुरू की तो मुल्जिम इमरान खान ने अपने गलत कामों को छुपाने के लिए इस एजेंडे को बगैर किसी बहस के ही मंजूर करने पर जोर दिया। मुल्जिम इमरान खान ने शरीक मुल्जिम शहजाद अकबर के साथ मिलकर न सिर्फ काबीना को खुफिया दस्तावेज के पहले से दस्तखत होने के बारे में गुमराह किया और धोखा दिया, बल्कि मुल्जिमान ने जानबूझकर और बदनीयती के साथ काबीना को यह भी नहीं बताया कि रकम पहले ही पाकिस्तान वापस आ चुकी है और हाउसिंग सोसाइटी की इराजी की कीमत की अदायगी के लिए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई थी। एहतसाब अदालत के फैसले के मुताबिक मुल्जिमान इमरान खान और बुशरा इमरान खान के दिफा में सबसे ज्यादा जोर इस बयान पर दिया गया कि इन दोनों ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट से 1 टके का भी जाती फायदा हासिल नहीं किया। इस दावे पर इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट को दी जाने वाले बेपनाह अतियात उस फेवर के बदले दिए गए थे जो उन्हें पहुंचाया गया। कानून में यह भी मौजूद है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर अतियात की मदद से ट्रस्ट नहीं बना सकता और नैब के कवानीन के तहत ऐसी प्रॉपर्टी को चाहे उसका जो भी मकसद हो उसे हुकूमत की मिल्कियत ही कहा जाता है। हत्ता के आला और पसंदीदा मकासद को भी ऐसे मामलात में इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता जो बिलाशुबा वाइट कॉलर क्राइम्स में आते हैं जो आजकल हमारे मुआशरे में आम हैं। ऐसे जराइम से निमटते वक्त एक हकीकत पसंदाना मुतहर्रिक और जामे नुक्ता नज़र अपनाना ज़रूरी है। मुल्जिम इमरान खान नियाजी ने अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो एक आला मकसद के तहत मुल्क के पसमानदा इलाकों के तलबा के लिए बनाया गया ताकि वो मुकम्मल तौर पर मुफ्त मयारी तालीम हासिल कर सकें। फैसले के मुताबिक ऐसा ट्रस्ट चाहे वो किसी भी आला मकसद के लिए ही क्यों ना हो किसी किस्म के नाजायज़ मुफाद या बदले की बुनियाद पर कायम नहीं किया जा सकता। नाजायज़ मुफाद की इस्तिलाह को सिर्फ रकम या जायदाद के तनाजुर में नहीं समझा जा सकता। एहतसाब अदालत के फैसले के मुताबिक इस केस में मुल्जिम ने यह कहकर इस्तिस्ना मांगा कि काबीना के फैसले नैब ऑर्डिनेंस के दायरे अख्तियार में नहीं आते और जुर्म नहीं बनता। इस मामले का सुप्रीम कोर्ट तफसीली जायजा लेकर करार दे चुकी है कि किसी भी कानून को अलग थलग करके नहीं समझा जा सकता। इसके बाद फैसले में सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फैसलों का हवाला दिया गया है और मजीद लिखा है कि वकील सफाई ने दलाइल के दौरान और इमरान खान ने अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए मुकदमे में इम्तियाजी सलूक होने का मामला उठाया और इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि इस केस में मुझे और मेरी अहलिया को सजा दिलवाने के लिए नैब की फुर्तियां साफ जाहिर हैं। हालांकि इस मुकदमे में 6 मजीद मुल्जिमान भी नामजद हैं। पूरा मामला देखे बगैर सिर्फ हम पर मुकदमा चलाना गैर मुनसिफाना, गैर मंतकी और नाजायज़ है। फैसले में इसके बाद लिखा है कि रिकॉर्ड का जायजा लेने से पता चलता है कि 6 दीगर मुल्जिमान को पहले ही 6 जनवरी 2024 के ऑर्डर के तहत मफरूर करार देकर उनका केस अलग किया जा चुका है, इसलिए इम्तियाजी सलूक का दावा बेबुनियाद है। इसके बाद फैसले में माजी के फैसले का हवाला देकर लिखा गया है कि मुल्जिम इमरान खान 8 अगस्त 2018 से 10 अप्रैल 2022 तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे और अप्रैल 2019 में इश्तिहारी मुल्जिम प्रॉपर्टी टाइकून उनके बेटे और हाउसिंग सोसाइटी से गैर कानूनी माली फ़वाइद हासिल किए, जिनमें 458 केनाल ज़मीन इश्तिहारी मुल्जिम जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी के ज़रिए अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट नामी ऐसे ट्रस्ट के नाम पर हासिल की गई जिसका कोई वजूद ही नहीं था। मुल्जिम इमरान खान ने यह गैर कानूनी माली फ़वाइद उस वक्त हासिल किए जब ना तो अल-कादिर ट्रस्ट मौजूद था और ना यूनिवर्सिटी कायम थी और इसके बदले मुल्जिम इमरान खान ने दीगर शरीक मुल्जिमान के साथ मिलकर हुकूमत पाकिस्तान को मिलने वाले 190 मिलियन पाउंड में से 171 मिलियन पाउंड बदनीयती से गैर कानूनी तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल करा दिए ताकि हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन के पैसे अदा हो जाएं। इस तरह से इश्तिहारी मुल्जिम प्रॉपर्टी टाइकून उनके बेटे और हाउसिंग सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाया गया जो कि इख्तियारात का संगीन गलत इस्तेमाल है। फैसले के मुताबिक वकला सफाई इस्तगासा के गवाहों के बयानात को गलत साबित करने में नाकाम रहे। इस्तगासा ने अपने मौक़िफ़ की बुनियाद दस्तावेज़ात पर रखी और इस मौक़िफ़ को तहम्मुल के साथ साबित किया। ये बाआसानी कहा जा सकता है कि इस्तगासा ने मुस्तनद, मरबूत, काबिल एतबार, नाकाबिल तरदीद और भरोसे के लायक शवाहिद पेश किए। ये ज़रूर हुआ कि गवाह नंबर 35 समेत कुछ गवाहान से तवील और थका देने वाली जिरा हुई, मगर इससे उन गवाहों के काबिल एतबार होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मजमूई तौर पर उनकी गुफ्तगू मरबूत और मुसलसल थी। इस्तगासा के शवाहिद में कुछ मामूली गलतियाँ और तजादाद हो सकते हैं जो इस तरह के वाइट कॉलर जराइम के मुकदमात में होना एक फितरी बात है। आसान और सहूलत के मुताबिक मौक़े मिलने के बावजूद वकला सफाई इस्तगासा के मुकदमे में कोई अहम शगाफ
या कमजोरी पैदा करने में नाकाम रहे। यहाँ तक कि सफाई में जो दस्तावेजात पेश की गई वो भी तकरीबन बेकार थीं। इसी तरह वकलाए सफाई की जानिब से जो केस लॉ पेश किया गया वो भी मुकदमे के मुतालिका हकाइक और हालात से बहुत कम मुताल्लिक है। फैसले के मुताबिक इस मुकदमे के शवाहिद को जांचने से जो मालूमात सामने आई हैं उनकी रोशनी में समाअत के दौरान मुल्जिम इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से दायर की गई दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए निपटाई जाती हैं, जैसा कि ऊपर बहस की गई है। इस्तगासा ने कानून के दायरे में रहते हुए अपना मौक़िफ़ कामयाबी से साबित कर दिया है, जो शकूक व शुबहात से बालातर रहकर मुल्जिम इमरान खान और बुशरा बीबी को कसूरवार करार दे रहा है। लिहाजा मुल्जिम इमरान खान नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए हैं, उन्हें मुजरिम करार दिया जाता है। कोई सूरत ऐसी नहीं है कि उनके जुर्म को हल्का कर सके। उन्हें 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है और अदम अदायगी की सूरत में मजीद 6 माह कैद काटना होगी। मुजरिम कानून के तहत मराद का भी हकदार है। मुल्जिमा बुशरा बीबी भी नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत जुर्म में मदद, इयानत और सहूलतकारी के जुर्म की मुर्तकिब करार पाई हैं, लिहाजा उन्हें भी मुजरिम करार दिया जाता है। उनका किरदार करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की मदद, इयानत और सहूलतकारी का है, जिससे सज़ा में कमी की सूरत पैदा हो सकती है। उन्हें 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है और अदम अदायगी की सूरत में मजीद 3 माह की कैद भुगतना होगी। फैसले के मुताबिक नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत जाली अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट वफाकी हुकूमत के हवाले किया जाता है। दोनों मुजरिमान नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 15 के तहत भी नताइज का सामना करेंगे। दोनों मुजरिमान अदालत में हाजिर हैं। उन्हें हिरासत में लेकर वारंट के साथ जेल सुप्रिटेंडेंट के हवाले किया जाए ताकि वो अपनी सज़ा काट सकें। आज हुकूमत ने इस फैसले के बाद रद्द-ए-अमल दिया। तहरीक इंसाफ ने भी रद्द-ए-अमल दिया। हुकूमत ने वेलकम किया, तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद किया। कानूनी राय इस पर लेंगे, मगर पहले हम लंदन जाएंगे और मुर्जा अली शाह से बात करेंगे कि एनसीए की तरफ से क्या मामला है। मुर्जा, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपने माजी में तफसील से इस मामले को रिपोर्ट किया है। 3 दिसंबर 2019 को एनसीए की प्रेस रिलीज आती है, बताती है रियासत पाकिस्तान को ये पैसे दिए जाएंगे, फिर खामोशी है। उस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लंदन की भी आई, बरतानिया की भी आई प्रेस रिलीज, उन्होंने पहले इसको वेलकम किया, मगर जब ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में लायबिलिटी अकाउंट में चले गए तो उन्होंने 11 दिसंबर को 2019 को ही इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और इसकी तफसीलात पब्लिश करने के लिए। उसके बाद खामोशी है। ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है उसके तहत भी कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। क्या हो रहा है वहाँ, क्या आपके ज़राए बताते हैं? काज़िब, जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनके लिए ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, और जो एम्बैरेसिंग इसलिए है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक्चुअली 2 कॉन्फिडेंशियलिटी डीड साइन की। एक वो थी जो एनसीए ने पाकिस्तान के साथ साइन की, और दूसरी वो की जो उन्होंने जो पार्टीज के साथ साइन की, यानी जो एनसीए और जो प्रॉपर्टी टाइकून है उनके साथ। वो बरतानिया में मौजूद है और वो अभी तक पाकिस्तान नहीं गए। लेकिन जो पाकिस्तान जो कॉन्फिडेंशियलिटी डीड गई वो बहुत इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान में जो इवेंट्स हुए उसकी वजह से जो नेशनल क्राइम एजेंसी का जो पाकिस्तान के साथ ओवरऑल जो रिलेशंस है वो बुरी तरह से मुतासर हुए थे और अभी तक जारी है। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ जो मेरी डायरेक्टली नेशनल क्राइम एजेंसी के जहाँ पर जो कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज है उनके साथ जो सीनियर लेवल पर उनसे बातचीत। नंबर 1, जो नेशनल क्राइम एजेंसी का सबसे बड़ा पाकिस्तान से गिला ये है, जो उस वक्त जब ये सेटलमेंट जो डील हुई उस वक्त नेशनल क्राइम एजेंसी को ये पता ही नहीं था कि ये पैसे नेशनल क्राइम एजेंसी, शायद मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट के तहत उन्होंने कार्रवाई की। नेशनल क्राइम एजेंसी को शुबा था कि कोई क्राइम हुआ है, कोई इलीगैलिटी हुई है, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने तकरीबन 190 मिलियन पकड़े और उन्होंने उस वक्त की हुकूमत से 2018-19 में राब्ता किया कि ये आपकी रियासत के पैसे। सो पाकिस्तानी रियासत को उन्होंने पैसे वापस दिए थे। नेशनल क्राइम एजेंसी को ये नहीं पता था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट, उनको जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट है, कि वो एक्चुअली किसी इंडिविजुअल की तरफ चला जाएगा या सेटलमेंट, लायबिलिटी सेटलमेंट में जाएगा। एनसीए ने उस वक्त मुझे ये बताया था कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई इंटरनली, जहां पर जो लोग जिन्होंने ये साइन किया उनकी जॉब्स अफेक्ट हुई, उनके अपने जो करियर प्रोग्रेस है उसके ऊपर सवालात उठे। और वजह ये थी कि बाद में ये पता चला कि पाकिस्तान में ये कितना बड़ा सियासी तनाज़ा बना और ये एक पर्सनल सेटलमेंट की तरफ से। दूसरी तरफ जब ये सारा मामला हो गया, पीडीएम की हुकूमत आई, तो उन्होंने आते ही जो एनसीए के लिए दूसरी एम्बैरेसमेंट ये है कि यहाँ पर जो एक सील्ड डॉक्यूमेंट था जो 2 रियासतों के दरमियान था, इंडिविजुअल नहीं थे, बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक कॉन्फिडेंशियल डीड थी उसको लीक कर दिया गया। उसके बाद से मैं आपको जो फुल ट्रस्टेड सोर्सेज के लिए शाज़े बता सकता हूँ कि एनसीए और पाकिस्तान के दरमियान जो मुख्तलिफ हवाले से जो कोऑपरेशन था और जिस लेवल पर उससे पहले डील हो रही थी वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है। और पिछले काफ़ी अरसे से जो मुख्तलिफ इंक्वायरीज भी इस हवाले से पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं, एनसीए ने या तो जवाब भी नहीं दिया या उस हवाले से पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं किया। वजह यह है
कि एनसीए के लिए, यहाँ एनसीए को बहुत ज्यादा चूंकि पब्लिक मनी पर चलती है उन पर क्रिटिसाइज होता है। जिस मैनर में इस डील को पाकिस्तान में जाकर पैसे को सेटल किया गया, इसकी वजह से एनसीए के ऊपर अपनी उनकी जो यहाँ पर जो एफिशिएंसी है, उनका जो वर्किंग मैकेनिज्म है, उसके ऊपर सवालात उठाए, जिसकी वजह से जो एनसीए के यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं वो बहुत एम्बेरस्ड फील करते हैं कि एक जो पार्टनर स्टेट है उसके साथ जब उन्होंने एक नेक नीति के साथ पैसे वापस किए, स्टेट को वापस किए, और उसके बाद जो वहां पर जो उस वक्त की हुकूमत और बाद की अपोजिशन और हुकूमत ने जो रोल प्ले किया, एनसीए के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया बुर्ज अली शाह, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान शफीक साहब, माहिर कानून और साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब। इमरान शफीक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जब केस चल रहा था मुतादिद बार हमने भी आपका ओपिनियन लिया, आप वैसे अपना ओपिनियन देते रहे, आपने केस को करीब से देखा है। जो फैसला आया है, क्योंकि माजी में ज़ाहिर है बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनकी बात बहुत ज़्यादा हुई मगर फैसले बहुत कमज़ोर थे, और जब गए वो हाई कोर्ट्स में तो वहाँ पर टिक नहीं पाए। ये जो फैसला है, आपको लगता है कि ये टिक पाएगा इमरान खान साहब की हद तक भी और बुशरा बीबी की हद तक भी? क्या उन्होंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि उन्हें 7 साल कैद की सजा हो जाती? ओवरऑल मेरिट्स पर आपको लगता है कि एक तगड़ा फैसला है या कमजोर फैसला है? खंदा साहब, इसमें फैसले की हद तक तो मैंने इस फैसले को जो देखा है, पढ़ा है, तो मैं ये समझता हूँ कि जज साहब ने बहुत अरसे बाद नैब की तरफ से किसी कोर्ट से जो फ़ैसला आया है उसने बुनियादी तौर पर होता ये था कि कोर्ट से जब फैसला आता था तो प्रोसिक्यूशन का केस पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाता था। वो फ़ैसला उसको केस को मज़ीद कमज़ोर कर देता था। ये फ़ैसला बहुत जानदार है। इसमें इसके 2-3 इसके बड़े अहम पहलू हैं। सबसे पहली बात तो ये, इस केस में नैब की इन्वेस्टिगेशन भी दुरुस्त नज़र आती है। दूसरा, प्रोसिक्यूशन भी इसमें बेहतर थी, और उसकी बेहतरी की वजह ये थी कि अमजद परवेज़ साहब चूँकि क्रिमिनल के बड़े अच्छे लॉयर हैं, नैब के अपने प्रोसिक्यूटर्स पर रिलाय नहीं किया गया। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जज साहब ने जितने भी डिफेंस के अहम नुकात थे उन नुकात का जवाब दिया है। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अहम नुकात को जो है स्किप कर दिया हो, उनसे सरफे नज़र कर दिया हो, अपने फैसले में उनको एड्रेस ना किया, उनसे जान छुड़ाने की कोशिश की हो, बल्कि एक एक नुक्ते का उन्होंने बड़ा तफसील के साथ जवाब दिया है। और एक वेल रीजनड फैसला है जो नज़र आता है कि पूरी फाइल को, एक एक एविडेंस को पूरी जांच परख के बाद दिया गया है। दूसरा सवाल आपका है, यकीनन ये आज पहली दफ़ा आपने चूँकि सवाल किया है मुझे, तो वरना हम इस केस को इमरान खान साहब की हद तक देखते रहे हैं। मेरी नज़र में खान साहब की हद तक तो ये केस इंतहाई मजबूत है, लेकिन बुशरा बीबी की हद तक जो एविडेंस थी, जो जज साहब के फैसले से भी नज़र आया, मुझे लगता है कि ये बुशरा बीबी की हद तक सज़ा का केस नहीं बनता था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बुशरा बीबी को जिस बुनियादी चीज़ पर सज़ा दी गई है वो 2 बातें हैं। एक है डीड ऑफ एक्नॉलेजमेंट पर जो उन्होंने दस्तखत किए हैं, वो देखें, वो तो जुर्म हो जाने के बहुत बाद की बात है, 2022 और 21 की बात है, जब वो कह रहे हैं कि आपने डीड ऑफ एक्नॉलेजमेंट पर दस्तखत किया। ये जुर्म उससे बहुत पहले सारा हो चुका हुआ था। दूसरा, उन पर ट्रस्ट में जो उनका नाम आया ट्रस्टी के तौर पर, उसकी बुनियाद पर दी गई है। तो मेरा ख्याल है महज ट्रस्टी होना, इमरान खान साहब का सेटलर होना एक अलग इशू है, लेकिन और उसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है कि कैसे पैसा आया, किस तरह उन्होंने चीज़ों को हाइड करने की कोशिश की, वो एक अलग क्रिमिनलिटी है। लेकिन जहाँ तक इनका ताल्लुक है सिर्फ मैस ट्रस्टी होना, किसी की बीवी होने की हैसियत से, मेरा ख्याल है ये उनकी हद तक ये फैसला शायद सस्टेन ना कर पाए। लेकिन जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है, वहाँ तक तो अदालत ने जो फैसला दिया, देखिए उसमें 3-4 बातें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। अदालत ने ये लिखा है अपने फैसले में, और एविडेंस की बुनियाद पर लिखा है कि सबसे पहले तो एसेट रिकवरी यूनिट है, वो जो ARU बनाया गया था, वो बुनियादी तौर पर मकासद तो उसके ये बताए गए थे कि पैसा लेकर आना है, मुल्ज़िमान से रिकवरी करनी है, लेकिन उल्टा ये इसको इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया कि जो स्टेट का पैसा था उसका फ़ायदा जो है वो प्रॉपर्टी टाइकून को देना शुरू कर दिया गया, जो कि उसके मकासद के बिल्कुल बरअक्स काम किया गया। यानी मुजरिम से पैसा लेकर आना था, आपने मुजरिमों को पैसा वापस देना शुरू कर दिया ARU के ज़रिए। दूसरी बात जज साहब ने जो लिखी, वो लिखा कि सुप्रीम कोर्ट को भी एक मिस रिप्रेजेंट किया गया उस पूरे सिनेरियो में। तीसरी बात, कैबिनेट को जो है वो मिस रिप्रेजेंट किया गया। कैबिनेट की जो पूरी कार्रवाई है और जिस अंदाज में वो नोटिंग चलती रही है, उसकी बुनियाद पर अदालत ने लिखा है कि कैसे पाकिस्तान में कैबिनेट को भी जो है वो डिसीव किया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है। और चौथी जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो नोटिंग जिसकी बुनियाद पर इस केस को बताया गया है, उसमें NCA को भी जो है वो मिसगाइड किया गया है। यानी उन लेटर्स का
जो शहजाद अकबर साहब ने लिखे और उन लेटर्स के कंटेंट्स का पहले जो कोरेस्पोंडेंस वो करते रहे, और बाद में जब उन्होंने प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा देना था तो उस फायदा देने के लिए उन्होंने जो कोरेस्पोंडेंस की, उस कोरेस्पोंडेंस में उन्होंने ये बताया कि पहले वो बताते रहे कि साहब उनके खिलाफ केसेस हैं पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट में है, नैब में बहुत से केसेस हैं, बहुत से करप्शन के स्कैंडल चल रहे हैं, लेकिन बाद में अचानक उन्होंने जो है एसेट रिकवरी यूनिट ने यू टर्न ले लिया और उसके बाद उन्होंने कहा अब वो केसेस सेटल हो गए हैं। और ये तासुर दिया गया कि जो पैसा आप नेशनल क्राइम एजेंसी, ये कहते हैं ना जी सिविल लाइबिलिटी थी, बेसिकली बरतानिया के कानून को अगर आप देखें तो नेशनल क्राइम एजेंसी के नाम से ही वाज़ेह है, वो क्रिमिनल मैटर्स को डील करती है, तो वो सिविल लाइबिलिटी नहीं होती। बेसिकली वो जब रिकवरी करते हैं उसके दो पोर्शन होते हैं, एक रिकवरी का और एक सजा दिलवाने का। तो रिकवरी वाला जो एस्पेक्ट है उसमें ये एग्रीमेंट गया और वो सारी चीजें गई। तो बुनियादी तौर पर ये अच्छा जो नोटिंग है जज साहब ने उसकी भी बड़ी अहमियत की हामिल है। इनका एक एतराज था इस फैसले पर बहुत बड़ा कि जनाब वो डीड नहीं आई कॉन्फिडेंशियलिटी जो पेश की जानी चाहिए थी। जज साहब ने उसकी बड़ी लॉजिकल रीजनिंग दी है। उन्होंने कहा कि डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो तो बरतानिया के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, लेकिन जो नोटिंग है जिसको ये एडमिट करते हैं, और बुनियादी प्रिंसिपल है कानून का, थिंग्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, कि जो आप मान लेते हैं वो मानते क्या है। नोटिंग के बारे में वो ये कहते हैं, उसका सहारा भी लेते हैं वो कि सुप्रीम कोर्ट में पैसा आया था, देखे वो उसको रियासत को नुकसान नहीं हुआ। उस नोटिंग के अल्फाज ये हैं कि अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर एंड रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स टू पाकिस्तान। भाई ये जो आपने नोटिंग की थी, कैबिनेट को भेजी थी, जो पहले पैसा आप ले चुके थे, रिपेट्रिएट सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में हो चुका हुआ था, डीड भी एक माह पहले आप नवंबर के महीने में उनको भेज के 6 नवंबर को आपने वो भी भेज चुके थे। कैबिनेट में आपने 2 दिसंबर को ये नोटिंग दे रहे हैं, यानी 1 महीने बाद दे रहे हैं आप। और उस नोटिंग में आप ऊपर नोटिंग में उसकी हेडिंग यही है कि आप जो है अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर मेरा तो नहीं था, पाकिस्तान का तो नहीं था, पाकिस्तान की किसी अदालत का भी नहीं था, वो अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर है ही वेस्टमिंस्टर कोर्ट है बरतानिया की, उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर था, उस ऑर्डर का हवाला दिया गया है। और रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स जो है वो है ही बुनियादी तौर पर रिपेट्रिएशन किस चीज की कर रहे हैं आप, यानी फंड बाहर मौजूद थे उसको आप पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। तो ये जो एस्पेक्ट है इसको तो आप खुद मानते हैं, तस्लीम करते हैं, इसी का आप सहारा ले रहे हैं। तो जज साहब ने कहा कि वो डीड ना भी हो तो इन एडमिटेड फैक्ट्स की बुनियाद पर जो है ये इसका जवाब। मगर जब हाई कोर्ट में मामला जाएगा तो जो कुछ मामलात हैं जिसमें यह बताया गया कि नैब हेडक्वार्टर ने वजारत खारजा के जरिए बरतानवी अथॉरिटीज़ को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की दरख्वास्त भेजी जिसका जवाब नहीं आया। 5 दस्तावेजात मांगी गई जिसमें प्रॉपर्टी टाइकून के अकाउंट्स और हसन नवाज से खरीदी गई वन हाइट पार्क के फ्रीजिंग ऑर्डर की तस्दीकशुदा कॉपी, नेशनल क्राइम एजेंसी की पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ताकारी की तफसीलात, प्रॉपर्टी टाइकून और उनकी फैमिली के साथ NCA का सेटलमेंट एग्रीमेंट। ये जो चीज़ें अगर ये मिसिंग है, नहीं दी आई बरतानिया से, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि कम से कम तहरीक इंसाफ यही कह रही है कि इसका बहुत फर्क पड़ेगा, ये मिसिंग लिंक है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये फैसले में इसको जस्टिफाई किया गया। ये जितनी चीज़ें हैं ये चीज़ें उस नोट की मौजूदगी में जो शहजाद अकबर साहब ने खुद लिख के इमरान खान साहब को दिया, इमरान खान साहब ने उस नोट को अप्रूव किया, उस अप्रूवल के बाद उस नोट को कैबिनेट में पेश किया गया और उसकी बुनियाद पर उसको एजेंडे में शामिल किया गया। एजेंडे में शामिल होने के बाद फौरी तौर पर वो कैबिनेट में आया और उसमें वो खत ले कर उसे कहा गया कि हम इसको कॉन्फिडेंशियलिटी की बुनियाद पर हम इसको अप्रूव कर रहे हैं। ये जो पूरा है ये पाकिस्तान के रिकॉर्ड का हिस्सा है और ये कोई आम रिकॉर्ड नहीं है, ये कैबिनेट का रिकॉर्ड है और ये कैबिनेट का रिकॉर्ड जो है वो अदालत में आया है और इस रिकॉर्ड का सहारा लेकर वो ये कहते हैं कि हमने तो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दिया है। तो अब और ये बात भी एडमिटेड है। ये देखें, ये सारी चीजें किस चीज से रिलेटेड हैं? ये रिलेटेड हैं कि क्या इन चीज़ों की ज़रूरत तब पेश आती जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तो कभी कोई पैसा आया ही नहीं है, बरतानिया ने तो कभी कोई पैसा रिकवर ही नहीं किया। आपका तो ये केस ही नहीं है। आप ये तो तस्लीम करते हैं कि पैसा पाकिस्तान में भी आया और पैसा पाकिस्तान से आकर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसा फिर वापस जब भेजा तो आप उसका सहारा भी लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसा देखें वापस कर दिया तो रियासत का नुकसान भी नहीं हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट में तो अपने फैसले में लिखा हुआ है कि ये तो ऐसी ट्रांजैक्शन में जिसके रॉबिंग पीटर टू पे पॉल कि आपने तो इस बुनियाद पर यह सारा काम किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जिन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं जज साहब ने ठीक है अपने फैसले में लिख दिया कि ये कोरेस्पोंडेंस भी पाकिस्तान, अच्छा ये नेक नियति जाहिर करती है
प्रोसिक्यूशन की, इन्वेस्टिगेशन की, नैब की, कि उन्होंने फिर भी बरतानिया से ये डॉक्यूमेंट मांगे हैं कि आप हमें दे दें। अब हमारा बरतानिया के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कोई मुआहदा तो है नहीं है। अगर उन्होंने नहीं भी भेजे, तब भी अगर बाकी रिकॉर्ड मुकम्मल है और उससे किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रहती, जो कि मुझे बादियों नज़र में नज़र नहीं आता कि ऐसी कोई पूरे एविडेंस को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, तो मेरी नज़र में ये एक इस्टेब्लिश चीज़ है। ये इजाफी शहादत ज़रूर होती, लेकिन ये बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देगी। बहुत शुक्रिया इमरान शफीक, तफसीलात बता रहे थे। मामला जाएगा कहाँ? कल इमरान खान साहब खुश थे कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, बैरिस्टर गौहर से भी, अली बिन गंडापुर साहब से भी। आज उनकी तरफ से बहुत सख्त ट्वीट आया है, जबकि फैसला सामने आया है इस मुलाकात के और मामलात की। जो बहुत अंदर की बात पता है, वो सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। मामलात अब किस तरफ जाएंगे? हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ रज़ा सैयद साहब। सैयद साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सैयद साहब, एक तो ज़ाहिर है जो मुलाकातें हो रही थी उसके हवाले से दावे आ रहे थे, मगर आप अपने वीलॉग में इससे आगे तक की खबर दे रहे थे कि मामलात बहुत आगे तक चले गए हैं। अब कल इमरान खान साहब बहुत खुश थे, नज़र आ रहा था, उन्होंने बात भी की, मगर आज वो बहुत गुस्से में है क्योंकि सज़ा का फैसला आ गया। ये मुज़ाकरात कहाँ तक जाएंगे? जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो जितनी आगे तक की थी, वो मामलात बात आगे बढ़ेगी? मामलात आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसका डिपेंड करता है कि खान साहब रवैया कैसे रखते हैं। वैसे आपको मैं शाहजेब आपको बता दूं कि इमरान खान साहब बड़े गुस्से में थे, लेकिन आज एक जर्नलिस्ट है गौहर भट्ट, वो इमरान खान साहब से बार बार उनको जोर देते रहे कि आप बताएं कि ये कौन है जिसने ये सारा कुछ किया है, क्योंकि खान साहब माजी में नाम लेते रहे और इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े लोग हैं उनका नाम लेते रहे। तो बार बार उनके सवाल के बावजूद भी खान साहब कभी भूल के भी उस तरफ नहीं गए जिस तरफ वो माजी में चले जाया करते थे। तो जो इंडिकेट करता है कि खान साहब को भी पता है कि अब वो बातें नहीं करनी जिससे हालात मजीद खराब हो। मेरा यहाँ तक ख्याल है कि अभी तक वो होशो हवास में और उन्हें पता चल चुका है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। मैं आज की आपको रुदात के हवाले से बता रहा हूँ कि इतने गुस्से के बावजूद उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। और जितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, जो आप ज़ाहिर रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब ब्रेक थ्रू हो गया है, अब बर्फ पिघल गई है? ज़ाहिर इमरान खान साहब फैसला सुन के तो मुस्कुराए, ट्वीट में लगता है बहुत गुस्से में थे, आप कह रहे हैं नाम नहीं लिया, बड़ी एहतियात का काम किया। आपको लगता है बर्फ पिघल चुकी है? बहरहाल इस फैसले से फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, बर्फ तो पिघली है, इसीलिए 3 फेजेस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। 9 मई के बाद पहले तो एक पंचिंग बैग बन गई थी ये पार्टी, इसे डिसमेंटल किया जा रहा था। फिर उसके बाद एक दूसरा फेज था जो घसीटो फेज था, जिसे मैं कहता हूं कि मुकदमात बनाए गए। और तीसरा जो फेज है वो ये है कि आमने सामने आप बैठ गए, मुज़ाकरात का फेज आ गया है। और इस फेज को यहां तक लाने में खान साहब का अपना रवैया इसमें बड़ा रोल प्ले करता रहा है। जहां पर खान साहब ने वायलेशन की, उनको अखबारों के जरिए, खबरों के जरिए वार्न किया गया और फिर वो अच्छे बच्चे बन गए। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात आगे चलेंगे और इस हवाले से जो पीटीआई है वो मुख्तलिफ तरीकों से आगे बढ़ेगी। देखिए, वो पॉलिटिकल अलायंस की तरफ भी जा रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी के घर आज चले गए, जिनको शायद खाकान अब्बासी को करप्ट कहा करते थे, गो कि उनके ऊपर करप्शन कोई नहीं थी, कोई इल्जाम ही नहीं था, कोई कहानी नहीं थी। तो आज एक पॉजिटिव बात उन्होंने की और दूसरी तरफ खान साहब ने एहतियात का मुजाहरा किया और नाम नहीं लिया। तो लगता यह है कि आज तक की कार्रवाई ये बताती है कि मामलात आगे बढ़ेंगे। और मुझे ये भी बताइएगा जासी साहब, आपने बहुत सारे नैब के केसेस कवर किए हैं, नैब कितना कॉम्प्रोमाइज़ रहा है ये भी देखा, आज आप रिपोर्ट कार्ड में भी इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। ये जो केस है, आपने जितने केसेस देखे, कवर किए, ये वैसा ही एक केस है या इसकी जो एविडेंस आपने देखी है, इसके जो मामलात आपने देखे हैं, वो एक अलग नोयत का केस देखते हैं आप इसको? देखिए शाहजेब, 2008 से आज 25 तक तकरीबन 7 मुंतखब प्राइम मिनिस्टर आए, 6 कर लें क्योंकि एक को 2 मिली, 2 दफा टर्म मिली शहबाज शरीफ को, तो 6 में से 5 जेल में गए नैब के केसेस में। और तमाम के तमाम 6 के 6 प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर नैब के मुकदमात बने। एक फर्क जरूर है, और मैं माजी में ये बातें बताता रहूं कि ये फर्क या ये जो केस है पर्टिकुलरली, वो फर्क क्या है? वो फर्क ये है कि देखिए, इसमें नेशनल एक्सचेकर को नुकसान हुआ। जो नवाज शरीफ के ऊपर केसेस बने या इवन यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर केस बने या शायद खाकान अब्बासी के ऊपर केस बने, उनमें कोई नेशनल एक्सचेकर को नुकसान नहीं पहुंचा था। इसमें तो एक एडमिटेड फैक्ट है कि एनसीए ने एक तहकीकात की, एनसीए की तहकीकात के बाद जो 2 फ्रीकैन हैं उन्होंने एग्री किया कि हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करेंगे और 190 मिलियन की जो रकम है पाउंड्स की, वो जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके तहत वापस पाकिस्तान आनी थी। और यहाँ पर वायलेशन की गई और पाकिस्तान आने की बजाय उसे सेटल कर दिया गया। जो प्रॉपर्टी टाइकून है उनके
जो उन्होंने पैसे देने थे। तो यहाँ पर तो वायलेशन भी नजर आती है और उसके एवज फायदा भी नजर आता है, जो कि स्वाबा के करीब अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन ली गई। आप देखिए उसमें ट्रस्टी भी दो ही हैं, खान साहब है और उनकी एहलिया है। तो फायदा भी नजर आता है और इसमें वायलेशन भी नजर आती है, जो कि माजी के मुकदमात में उस तरह से नजर नहीं आती। माजी तो प्राइवेट लोगों के दरमियान लेन देन होता था, अगर कोई नेशनल एक्सचेकर की बात है तो वो नजर नहीं आती थी। इसमें तो नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा। फर्क सिर्फ ये हुआ है कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट की लेफ्ट साइड पे होने से आप पे मुकदमात बनते थे, आपके कुछ प्राइवेट अफेयर्स के ऊपर भी। इसमें खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की लेफ्ट साइड पे हुए हैं, उन पर मुकदमात भी बने हैं, लेकिन कुछ उन गलतियों के जो उन्होंने बहैसियत प्राइम मिनिस्टर की और उसमें नेशनल एक्सचेकर को भी नुकसान पहुंचा। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए, अल्लाह हाफिज़।